अच्छा बच्चे, मेल्स के अंदर जो बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है फ्रॉम प्यूबर्टी एंड डेथ तक जारी रहता है। स्पर्म्स की प्रोडक्शन कंटिन्यू रहती है, वो नहीं रुकती। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो बात हो जाएगी एलएच के बारे में। ठीक है, जो एलएच है ना वो बेसिकली स्टिमुलेट करता है इंटरस्टिशियल सेल्स को। और एक बात जो आपने बेसिकली याद रखनी है वो ये है कि जो बेसिकली एलएच है ना उसको मेल्स में कहते हैं ICSH। एलएच और ICSH सिनोनिमस टर्म्स हैं, ठीक है। और ये टारगेट करता है इंटरस्टिशियल सेल्स को। इंटरस्टिशियल सेल्स को हम लेडिक सेल्स भी कहते हैं, हमने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। उनको ये टारगेट करेगा। इसके रिस्पॉन्स में ये रिलीज करेंगे टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के बारे में पहले ही हमने पढ़ लिया है कि टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग्स सेक्सुअल मेच्योरिटी, सेकेंडरी सेक्सुअल मेच्योरिटी इन मेल्स एंड इट इंश्योर्स नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सिंपली यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेंगे ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है ना, बेसिकली इट नेगेटिव फीडबैक्स, ये नेगेटिव फीडबैक करता है टेस्टोस्टेरोन FSH को भी और ICSH को भी। ठीक है, तो मेनली क्या होता है, ताकि टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट भी रेगुलेट हो, और दूसरी बात ये FSH की सिक्रीशन को भी नेगेटिव फीडबैक करता है ताकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसका काउंट, स्पर्म काउंट नॉर्मल रहे। अगर हम देखें नॉर्मली तो सिंपली बेटे जो मेल स्पर्म्स है ना, दे आर रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ सीमेन। वो सीमेन की फॉर्म में रिलीज होते हैं। सीमेन क्या है, तो सीमेन एक वाइट स्टिकी मिक्सचर है जिसके अंदर स्पर्म्स भी हैं, कॉन्टेनिंग स्पर्म्स, इसके अंदर स्पर्म्स भी हैं और एसेसरी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस भी हैं। सिंपली सीमेन एक वाइट मिक्सचर है जिसमें एसेसरी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस भी हैं और साथ में स्पर्म्स भी मौजूद हैं। इन अ हेल्दी मेल 2 to 5 ml जो सीमेन है दैट इज इजैकुलेटेड पर इजैकुलेशन, और एक हेल्दी मेल के अंदर 120 to 150 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली इस सीमेन में पर इजैकुलेशन। इतने स्पर्म्स इजैकुलेट होते हैं, बट वन इज लकी इनफ टू रीच एग। सिर्फ एक इनमें से फर्टिलाइज कर पाता है एग को आउट ऑफ मिलियंस ऑफ दीज स्पर्म्स। तो सिंपली एक हेल्दी मेल में 400 मिलियन स्पर्म्स पर डे प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब बच्चे ये तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया कंप्लीट। अब कुछ चीजें अगर हम देखें तो सिंपली जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर उसके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आए, कोई एबनॉर्मेलिटी हो, तो मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो बेसिकली कुछ कंडीशंस जैसे कि एजूस्पर्मिया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, erectile dysfunction and oligospermia, they are related to male infertility issues. एजोस्पर्मिया के अंदर सिंपली स्पर्म्स डिफेक्टेड होते हैं, डिफेक्ट इन स्पर्म। जो स्पर्म्स है ना वो डिफेक्टेड है, उनके अंदर मोटिलिटी नहीं है, उनके अंदर कोई हेड प्रॉपर नहीं बना हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया ठीक नहीं है, तो डिफेक्टेड स्पर्म्स है जिसकी वजह से वो फर्टिलाइज ही नहीं कर पाते एग को। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में पेनिस इज नॉट एबल टू गेट इरेक्शन और वो कॉपुलेशन ही नहीं कर पाता। ओलिगोस्पर्मिया लो स्पर्म काउंट है, स्पर्म काउंट लो होने की वजह से इनफर्टिलिटी का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये था हमारा कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप कि आपको इसमें से हर चीज क्लियर है। कोई भी अगर क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।
तो ये सारा हर एस्पेक्ट से हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर के बाद आपको किसी और सोर्स की जरूरत नहीं रहती। आप अच्छे से इसको अगर याद कर लें, नोट कर लें, तो आपका ये कंप्लीट टॉपिक तैयार हो जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हम कवर करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा जी, तो हमने देखा डिटेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके पार्ट्स को, और हमने लास्ट में एक बात की कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो oogenesis का प्रोसेस है वो है साइक्लिक। साइक्लिक मतलब कि मेल्स की तरह कंटिन्यूअसली हर दिन स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहे, बल्कि फीमेल्स के अंदर जो एग प्रोडक्शन है तकरीबन 28 डेज में कंप्लीट होती है, और ये साइकिल रिदमिक है, 28 डेज बाद दोबारा से स्टार्ट होता है। तो सिंपली अभी हमने देखना है कि ये जो 28 डेज हैं इसके अंदर एग प्रोडक्शन होती कैसे है। हम यहाँ पर आज देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एसएससी का भी, इसके अलावा एमडी कैट का भी। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की अगर हम बात करें तो सिंपली पहली बात तो जो आपने याद रखनी है कि अनलाइक मेल ये कंटिन्यूअस नहीं बल्कि कंटिन्यूअल प्रोसेस है। कंटिन्यूअल प्रोसेस हम उसको कहते हैं जो रेगुलर इंटरवल्स पर रिपीट हो। अब पहली बात तो ये कि ये एक रिदमिक प्रोसेस है, ये एक रिदमिक एक्टिविटी है विच रिपीट्स एवरी 28 डेज। 28 डेज तकरीबन एक लूनर मंथ है। तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो वर्ड मेंस्ट्रुअल है दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम मेंसेस, जिसका मतलब है अबाउट अ मंथ। क्योंकि इसके अंदर एक मंथ लग रहा है तो दैट वुड बी अबाउट अ मंथ, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। ये जो पूरा बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट इन्वॉल्व चेंजेस इन होल फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इस दौरान जो पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें चेंजेस आते हैं, क्योंकि हमने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम सिर्फ गैमीट प्रोड्यूस नहीं करना बल्कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट भी करना है। तो पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर आता है चेंज। अच्छा, उसमें बेसिक क्या होता है, हमारे पास दो साइकिल्स होते हैं जो कि कोइंसाइड कर रहे होते हैं, एक ओवेरियन साइकिल और एक यूटेराइन साइकिल। ये दो साइकिल्स होते हैं जो कि कोइंसाइड कर रहे होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। ओवेरी के अंदर जो चेंजेस आते हैं हम उनको ओवेरियन साइकिल बोलते हैं, और जो यूटेराइन साइकिल में यानी यूट्रस में जो चेंजेस आते हैं उनको हम बोलते हैं यूटेराइन साइकिल। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे होते हैं, यानी यहां पर एग प्रोडक्शन शुरू हुई, वहां पर एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन की तैयारी स्टार्ट हो गई, वहां पर डेवलपमेंट के लिए यूट्रस भी अपने आप को प्रिपेयर करेगा। ओवरी में एग प्रोडक्शन, और इसी तरह जो आपके पास यूट्रस है वहां पर डेवलपमेंट की तैयारी शुरू हो जाएगी। दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। ये जो होल हमारा साइकिल है ना दैट इज कंट्रोल्ड बाय गोनेडोट्रोपिन्स। इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स, जिनको हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन्स। पूरा साइकिल कंट्रोल करते हैं गोनेडोट्रोपिन्स। अब फर्स्ट टाइम इस साइकिल का स्टार्ट होना कहलाता है मेनार्के, फर्स्ट पीरियोडिक साइकिल। हम ये कहते हैं कि फर्स्ट टाइम प्यूबर्टी में इस साइकिल का जब आगाज होता है तो हम उसको बोलते हैं मेनार्के। फीमेल्स में अनलाइक मेल ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये स्टॉप हो जाता है, और इसके कंप्लीट स्टॉपेज को हम बोलते हैं मिनोपॉज। मिनोपॉज जो है वो इसका कंप्लीट स्टॉपेज है। अब फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है ना वो इन दोनों स्टेजेस के दरमियान में है। अगर देखें तो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो मेनार्के से मेनोपॉज के दरमियान में है। अब ऐसा क्यों होता है वो भी हम देखेंगे। अब सिंपली ये तो जनरली हमने पढ़ा अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम देखते हैं कि ये सब कुछ होता कैसे है। लेट्स डाइव
इनटू इट। बहुत इंटरेस्टिंग और मजे का साइकिल। देखिए सिंपली इसके अंदर ना हम स्टार्ट करते हैं, इसकी टोटल 4 फेजेस होती है। नॉर्मली हम इसका स्टार्ट लेते हैं मेंस्ट्रुअल फेज से, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि एग प्रोडक्शन होती कैसे है। तो हम इसको ना स्टार्ट करेंगे फॉलिकुलर फेज से। पहली फेज मेंस्ट्रुअल फेज ही होती है, लेकिन क्योंकि हम एग प्रोडक्शन का अमल सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि वो कैसे होता है, तो हम इसका आगाज करते हैं फॉलिकुलर फेज से। फॉलिकुलर फेज जो होती है ना, बेसिकली उस दौरान क्या होता है, सबसे पहले जैसे ही प्यूबर्टी का आगाज हुआ, यानी बॉडी मैच्योर हो गई कि अब रिप्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। जैसे प्यूबर्टी का आगाज हुआ तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होना है हार्मोन। हाइपोथैलेमस से आएगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस कहेगा जी अब गोनाडोट्रोपिन भेज दो, टाइम हो गया है, अब रिप्रोड्यूस करो, स्पीशी बचाओ। तो सिंपली आपके पास क्या होगा, हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भेज देना है कि अब बॉडी मैच्योर हो गई है। इसने जाना है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जब इसने जाना है तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने इसके कहने पे रिलीज करना है एक हार्मोन जिसका नाम है एफएसएच, ठीक है। एफएसएच आ गया। अब ना हम स्पेसिफाई करते हैं रोल ऑफ एफएसएच को भी। इसी फेज के दौरान एफएसएच ने क्या करना है। अच्छा, एफएसएच ने ना आते ही टारगेट करना है, कल हमने देखा था, अभी इसी लेक्चर में हमने देखा, कि सिंपली जो एफएसएच है ना वो आएगा तो हमारे पास ओवरी में ना पड़ी हुई है प्राइमरी फॉलिकल्स, तकरीबन 4 लाख के करीब होती हैं वो दोनों ओवरीज में। एफएसएच ने टारगेट करना है उन प्राइमरी फॉलिकल्स को। ये वही प्राइमरी फॉलिकल्स हैं जो कि मियोटिक अरेस्ट में पड़ी हुई हैं, मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में अरेस्टेड है। अब देखिए ये एफएसएच ना इतनी क्वांटिटी में रिलीज होता है कि ये मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12 फॉलिकल्स के साथ बाइंड कर सकता है। तो इसलिए क्या होगा, सारी फॉलिकल्स में एकदम एग प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगी। 8 से 12, मिनिमम 8, लेट सपोज हम 12 लेते हैं कि 12 फॉलिकल्स के साथ एफएसएच जाके बाइंड करता है और उनके अंदर मियोसिस रिज्यूम हो जाती है, वो मियोसिस करना शुरू हो जाती है। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं इनकी राइपनिंग इसका काम है करवाना, इनको टारगेट करेगा। और राइपनिंग ऑफ फॉलिकल्स का मतलब क्या है कि उनके अंदर मियोसिस ने रिज्यूम हो जाना है। 12 के अंदर मियोसिस रिज्यूम हो गई। अब इनमें से क्या होगा, दे विल compete विद ईच अदर, ओनली वन विल कंटिन्यू टू ग्रो, सिर्फ एक कंटिन्यू करेगी ग्रो करना, जिसको हम कहेंगे ग्रोइंग या फिर डोमिनेंट फॉलिकल। हम उसको बोलेंगे डोमिनेंट फॉलिकल। फॉलिकल्स कंपीट करेंगी, सिर्फ डोमिनेंट फॉलिकल जो है दैट कंटिन्यूज टू ग्रो। कंटिन्यूज टू ग्रो का मतलब है उसके अंदर सिर्फ मियोसिस जारी रहेगी, ठीक है। और बाकी जो होंगी अदर्स, जो 11 बच गई, अदर्स क्या हो जाएंगी, डीजनरेट। उन्होंने ना डीजनरेट होना है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉलिकुलर एट्रीजिया। उनका टूट जाना फॉलिकुलर एट्रीजिया, इट मींस के वेस्ट भी हो रही है, मिनोपॉज भी होना है ना। देखिए एक तो हमारे पास 4 लाख पड़ी हुई है प्राइमरी फॉलिकल्स, हर महीने जब एफएसएच रिलीज होता है तो सिर्फ 10 से 12 मेच्योरिटी में आती है या 8 से 12, उनमें से एक एग बना पाती है, बाकी टूट जाती हैं, तो हर मंथ वेस्ट भी हो रही हैं। तो इस तरह अगर हम देखें तो एक एवरेज फीमेल की लाइफ में तकरीबन जो 500 फॉलिकल्स है ना वही मैच्योर हो पाती हैं। 500 टाइम्स ही तकरीबन साइकिल चलता है। अब डीजनरेट हो गई, एक जो थी उसने जारी रखा ग्रो करना और उसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, एग प्रोडक्शन का अमल चल रहा है, उसके अंदर एग प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो जारी रख रही है। इसका मतलब ये है कि उसमें जो हमने oogenesis पढ़ा है अभी कि किस तरीके से एग प्रोडक्शन होती है, किस तरीके से मियोसिस होती है, वो इसके अंदर जारी है। अब एक बात शुरू में मैंने की थी कि ओवेरियन और आपके पास यूटेराइन चेंजेस कोइंसाइड कर रहे होते हैं। यहां पर ओवरी में स्टार्ट हो गया एग प्रोडक्शन का प्रोसेस कि एग प्रोड्यूस हो रहा है, एफएसएच आया है और उसने जो फॉलिकल्स हैं, क्योंकि इन केस ऑफ फीमेल्स जो फॉलिकल्स होती हैं उन्हीं के अंदर मौजूद होता है बेसिकली oocyte जो कि एग बनाता है, तो इसी के अंदर ये अमल जारी है, ठीक है। अब हमारे पास ना इसी दौरान यूट्रस में भी चेंजेस आ रही होंगी साइड बाय साइड, तो हम इसके पैरेलल कहते हैं। जिस वक्त ओवरी में
फॉलिकुलर फेज चल रही है, सेम उसी टाइम जो है हमारे पास यूट्रस में भी फेज स्टार्ट हो गई है, जिसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव का मतलब होता है डिवीजन। तो उसी वक्त, सेम उसी वक्त प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट हो गई है जी यूट्रस में। अब उसमें क्या होगा, एक तो हम एफएसएच का रोल पढ़ रहे थे कि उसने राइपनिंग ऑफ फॉलिकल्स करवाई है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है, वो क्या करता है कि ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन के रिलीज को स्टिमुलेट करता है। अब एक दूसरा हार्मोन का नाम हमें मिल गया, एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन रिलीज करवाता है फ्रॉम फॉलिकल्स। ये जो फॉलिकल्स हैं राइपनिंग ये भी रिलीज करती हैं, और इसके अलावा ओवेरियन सेल्स, ओवरी के जो लाइनिंग के सेल्स हैं वो भी एस्ट्रोजन बनाते हैं। अब ये जो एस्ट्रोजन है ना, इसका भी रोल देखिए, इसका रोल हमें पता चलेगा प्रोलिफरेटिव फेज में। एस्ट्रोजन ने क्या करना है, एस्ट्रोजन का टारगेट है जी यूटेराइन वॉल, जिसका नाम है एंडोमेट्रियम, इनर लाइनिंग। एस्ट्रोजन ने वहां पर जाके क्या करना है, इसने प्रमोट करना है, प्रमोट्स थिकनिंग एंड वेस्कुलराइजेशन। ये थिकनिंग एंड वेस्कुलराइजेशन को प्रमोट करेगा एंडोमेट्रियम की। अब ये क्या बात है, ये समझना बहुत जरूरी है। यहां पर ना ये सेल डिविजन्स को प्रमोट करेगा ताकि न्यू सेल्स की लेयर्स ऐड हों एंडोमेट्रियम के साथ, क्योंकि यहाँ पर एम्ब्रियो ने आके इम्प्लांट होना है, उसकी डेवलपमेंट होनी है। तो वहां पर जैसे ये सिंपली हमारे पास है एंडोमेट्रियम, तो ये इसके साथ न्यू लेयर सेल्स की ऐड करवाएगा, तो ये थिक होती जाएगी। मोर ओवर न्यू ब्लड वेसल्स विल ग्रो इन दीज न्यू लेयर्स। इन न्यू लेयर्स में नई ब्लड वेसल्स भी होंगी। इस अमल का नाम है वैस्कुलराइजेशन एंड थिकनिंग, वो इसने कर दी प्रमोट। ठीक है, अब हमारे पास मीनवाइल ये क्या करता है, एक और बड़ा ही जरूरी इसका रोल, इसी के हम रोल कर रहे हैं। एक तो इसने ये किया, दूसरा इट ब्रिंग्स सेकेंडरी सेक्सुअल मेच्योरिटी इन फीमेल्स। जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल्स में लेके आता है, ये क्या करता है, ब्रिंग्स सेकेंडरी सेक्सुअल मेच्योरिटी इन फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल मेच्योरिटी लेके आता है एस्ट्रोजन। एक तो इसने तैयारी शुरू कर दी है इम्प्लांटेशन की, दूसरा ये सेक्सुअली भी मेच्योर कर रहा है। तीसरा ये क्या करता है, अगर हम देखें जो सर्विक्स का सर्वाइकल म्यूकस होता है ना, वो थिक होता है अर्ली डेज में, जैसे मंथ का स्टार्ट हुआ है, तो ये उसको क्या करता है, इसको थोड़ा सा थिन करता है। इट थिन्स म्यूकस। जो सर्वाइकल म्यूकस होता है, सर्विक्स का म्यूकस होता है, वो बड़ा गाढ़ा होता है, थिक होता है। इट थिन्स सर्वाइकल म्यूकस, ये उसको थोड़ा सा वाटरी करता है एंड फॉर्म्स, और उसमें बनवाता है बेसिकली क्रिस्टलाइन चैनल्स को। ये उनमें क्रिस्टलाइन चैनल्स को बनवाता है टू फैसिलिटेट, ताकि ये फैसिलिटेट कर सके स्पर्म पैसेजवे को। अगर थिक सर्वाइकल म्यूकस होगा तो स्पर्म नहीं एंटर हो पाएंगे, लेकिन ये उसको थिन करेगा और उसमें चैनल्स बनवाएगा ताकि स्पर्म एंटर हो, क्योंकि स्पर्म ने ओविडक्ट तक जाना है फर्टिलाइजेशन के लिए, लॉन्ग वे टू ट्रेवल। अब सिंपली ये देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखिए, ये हमारे ना मेंस्ट्रुअल साइकिल की फर्स्ट फेज आई है, हमने दोनों फेजेस को एक साथ किया है। ये मेंस्ट्रुअल फेज की पहली फेजेस हैं। ठीक है, वैसे तो मेंस्ट्रुएशन से हम स्टार्ट करते हैं एग प्रोडक्शन में। आप कहें कि जो एग प्रोडक्शन है ना, उसकी ये फर्स्ट फेज है। उसमें फॉलिकुलर फेज जिस टाइम पे ओवरी में चल रही है, उस वक्त यूट्रस में प्रोलिफरेटिव फेज चल रही है। तो जब हम कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे तो हम इनको एज वन काउंट करेंगे कि जिस वक्त ओवरी में चल रही है बेसिकली फॉलिकुलर फेज, उस वक्त यूट्रस में प्रोलिफरेटिव फेज चल रही है। तो ये दोनों मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो कंप्लीट साइकिल है उसकी पहली फेज है। अच्छा, अब आप ये देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं, बल्कि हम इसको ऐसे भेज देते हैं, और अब हम देखते हैं जी सेकंड फेज। जो सेकंड फेज है ना, दैट इज बेसिकली ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज शॉर्टेस्ट फेज, ये एमसीक्यू आता है कि ये हमारे साइकिल की सबसे शॉर्टेस्ट फेज है। पहली बात तो ये शॉर्टेस्ट फेज, इसमें सिर्फ लगते हैं 24 घंटे, ओनली 24 आवर्स, और एक्चुअली में जो एग रिलीज वाला टाइम है ओनली 3 to 5 मिनट्स है।
जो एग रिलीज होता है ओवरी से वो सिर्फ 3 to 5 मिनट्स लेता है। अब इसमें क्या होता है, एक बात, एस्ट्रोजन के रोल्स हमने पढ़े, उसमें से एक रोल ये था कि जो एस्ट्रोजन होता है ना, एस्ट्रोजन वो नेगेटिव फीडबैक करता है एफएसएच को, वो एफएसएच की सिक्रीशन को रोकता है। जैसे ही एफएसएच की सिक्रीशन में कमी आती है ना, तो एक और हार्मोन रिलीज हो जाता है एलएच। तो एस्ट्रोजन एलएच की सिक्रीशन करवाता है और एफएसएच को रोकता है। आपने पॉइंट क्लियर करना है, एस्ट्रोजन एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक करता है, जो एफएसएच में कमी है ना वो एलएच रिलीज करवाती है। अब एलएच का टारगेट क्या है? एलएच का टारगेट है ग्राफियन फॉलिकल, जो हमने पिछले ही टॉपिक में पढ़ा कि वो फॉलिकल जिसमें सेकेंडरी oocyte बन गया है और वो म्योटिक अरेस्ट में है, सेकंड म्योटिक अरेस्ट में, उसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। एलएच उसके साथ बाइंड करता है और इसको रप्चर करवा देता है, ठीक है, रप्चर्स ग्राफियन फॉलिकल। इसने ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करवा देना है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सेकेंडरी oocyte है, यानी एग है। तो जब ये रप्चर होगा तो क्या हो जाएगा? इट रिलीजेस सेकेंडरी oocyte। इसमें से जो सेकेंडरी oocyte है जो अभी म्योटिक अरेस्ट में है वो रिलीज हो जाना है। इस अमल का नाम ओव्यूलेशन है। एक तो काम ये करवाया एलएच ने। ये ओवरी थी, अब हम इसको देखते हैं, ओवरी थी। अब ओवरी में यही बात कि ये बहुत सारे क्या थे? फॉलिकल्स। इनमें से एक जो है उसने जारी रखी मियोसिस, और यहाँ पर एक फ्लूइड होता है जिसको हम एंट्रम या फॉलिकुलर फ्लूइड कहते हैं। पिनोसाइटोसिस के जरिए, पिनोसाइटोसिस आपको पता है फ्लूइड इनटेक को कहते हैं, ये एग अपनी नरिशमेंट ले रहा होता है। अब क्या हुआ कि जैसे ये मेच्योर हुआ और इसके अंदर सेकेंडरी oocyte बन गया, पोलर बॉडी भी बन गई, तो ये जो एलएच है जब इसके साथ बाइंड करता है तो क्या होता है कि ये इसको रप्चर करवा देगा, ये रप्चर हो जाएगी, ये रप्चर हो गई। जब ये रप्चर हो गई तो इसके अंदर जो एग मौजूद था वो निकल गया बाहर। एग के बाहर कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं जो कि हाइलुरोनिक एसिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। जो इमीडिएट बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं जोना पेलोसिडा, रिच इन ग्लाइकोप्रोटीन्स, और जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, इसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है। तो ये रप्चर करवा दिया इसने, बाहर निकल आया एग। अब क्या होगा? सिंपली ये जो रप्चर्ड फॉलिकुलर सेल्स हैं जिसमें से ये एग बाहर निकला है, एलएच इनको ट्रांसफॉर्म करवा देगा एक येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। तो एलएच का दूसरा रोल क्या है? एक तो इसने ओव्यूलेशन करवाई है, ठीक है, और दूसरा इसने क्या करवाया है? सिंपली इसने एक अमल करवाया है जिसमें इसने जो रप्चर्ड फॉलिकल्स हैं, जो रप्चर्ड फॉलिकुलर सेल्स थे जो इसने रप्चर करवाए थे और उनमें से एग रिलीज करवाया था, ये इनको ट्रांसफॉर्म करता है एक येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। और इस अमल का नाम है ल्यूटिनाइजेशन। ठीक हो गया, एग रिलीज हो गया और जो है वो आपके पास अब ओविडक्ट में मौजूद है, फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार बैठा है। जिस वक्त ओव्यूलेटरी फेज ओवरी में हो रही है कि एलएच बाइंड कर रहा है ग्राफियन फॉलिकल के साथ, उसको रप्चर करा रहा है, एग को उसने उसमें से बाहर निकाल दिया कि निकलो, अब वो ओविडक्ट में कैप्चर कर लिया फिम्ब्रिया ने इन्फंडिबुलम की, जो भी हमने देखा, और सिंपली हमारे पास दूसरा उसने क्या किया? रप्चर्ड फॉलिकल्स को जी कन्वर्ट करा दिया एक येलोइश से ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, ठीक है, इट्स क्लियर। नेक्स्ट ना, इस वक्त यूट्रस में कोई तब्दीली नहीं आ रही होती, तो ओव्यूलेटरी फेज जो होती है वो ओवेरियन साइकिल की ही फेज है। पहली फेज आ गई जो है फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव, दूसरी आ गई ओनली ओव्यूलेटरी फेज, कंप्लीट अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का जिक्र करें। थर्ड फेज आती है जो कि लॉन्गेस्ट फेज है, उसको हम कहते हैं जी पोस्ट ओव्यूलेटरी, उसको हम बोलते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, और इसका नाम है एक्चुअली में सिक्रीटरी फेज, और इसी को हम कहते हैं ल्यूट्रियल फेज। ये सारे पॉइंट्स हम दिखते हैं। नेक्स्ट फेज में क्या होता है कि ओवरी में चल रही होती है ल्यूटियल फेज, और उसके बिल्कुल पैरेलल यूट्रस में चल रही होती है हमारे पास
सिक्रीटरी फेज, दोनों के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं सेम टाइम पर। समरी भी ड्रॉ करेंगे। अब देखें, हमने कॉर्पस ल्यूटियम देखा, लास्ट हमने इसको छोड़ा कॉर्पस ल्यूटियम पर। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, आपने पढ़ा येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, ग्लैंड है। ग्लैंड का काम क्या होता है? सिक्रीशन। ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। अब देखिए जी, प्रोजेस्टेरोन का रोल क्या है? नंबर 1, प्रोजेस्टेरोन का टारगेट है वही जो एस्ट्रोजन का था। एस्ट्रोजन ने जो थिकनिंग और वैस्कुलराइजेशन स्टिमुलेट की थी, दोनों में फर्क है, एमसीक्यू आता है। एस्ट्रोजन ने स्टिमुलेट करवाई, प्रोजेस्टेरोन उसको प्रमोट करेगा। ठीक है, ये फर्दर प्रमोट करेगा थिकनिंग एंड वैस्कुलराइजेशन को। ये थिकनिंग एंड वैस्कुलराइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम को प्रमोट करेगा। तो ये वाला जो एक्टिविटी है ये बेसिकली किस में हो रही होगी? यूट्रस में। ठीक है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम से बन के आ रहा है ना हमारे पास प्रोजेस्टेरोन, उसका टारगेट जो है वो यूटेराइन वॉल है, यानी कि एंडोमेट्रियम है। ये वहां पर क्या करवा रहा है? थिकनिंग और वैस्कुलराइजेशन को प्रमोट कर रहा है। तो ओवरी में हम इसको ल्यूटियल फेज कह रहे हैं क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ग्रो कर रही है और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कर रही है। और प्रोजेस्टेरोन जो है वो सिक्रीटरी फेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रोजेस्टेरोन टारगेट किसको कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन टारगेट कर रहा है यूटेराइन वॉल को। अब वहां पे क्या होगा? अंडर इट्स इन्फ्लुएंस, प्रोजेस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में होगा क्या? जो एंडोमेट्रियल सेल्स हैं वो ग्लैंडुलर हो जाएंगे। एंडोमेट्रियल सेल्स बिकम ग्लैंडुलर, वो हो जाते हैं जी ग्लैंडुलर। और वो क्या करते हैं? वो स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट टू सिक्रीट, वो सिक्रीट करते हैं प्रोटीनेशियस सिक्रीशंस को। वो प्रोटीनेशियस सिक्रीशंस को स्टार्ट कर देते हैं सिक्रीट करना। वो कॉइल हो जाते हैं, ग्लैंडुलर भी हो जाते हैं, साथ में कॉइल हो जाते हैं और एनलार्ज हो जाते हैं। और वो सिक्रीशंस रिलीज करते हैं ताकि ओविडक्ट में अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो तकरीबन 6 दिन लगते हैं ओविडक्ट को ट्रेवल करके यूट्रस में आके इम्प्लांट होने के लिए जाइगोट को। तो वो 6 दिन एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलती रहे। ठीक है, तो ये सिक्रीटरी फेज चल रही है उसके अंदर। इस वक्त जो यूटेराइन वॉल है एंडोमेट्रियम, वो स्पॉन्जी है, स्पॉन्जी एंडोमेट्रियम है और वो पूरी तरह से फुली रिसेप्टिव है, फुली रिसेप्टिव है और वेट कर रही है कि इसके अंदर आए एम्ब्रियो और इम्प्लांट हो। लेकिन अब तो डिपेंड करेगा ना फर्टिलाइजेशन पर। अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो 6th डे पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अगर ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन के 6th डे पे सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाती है। जो बेसिकली आपके पास, अब देखिए ओविडक्ट में ही सेल डिवीजन शुरू हो जाती है। ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, उस जाइगोट में सेल डिवीजन शुरू हो जाएंगी और वो एम्ब्रियो बन जाएगा। तो जो एम्ब्रियो है वो आके इम्प्लांट हो जाएगा 6th डे पे। जैसे ही इम्प्लांटेशन होती है इसको हम कहते हैं कंसेप्शन, जिसमें प्रेगनेंसी इज टेस्टेड पॉजिटिव। ठीक है, तो कंसेप्शन हो जानी है। तो यहां पर आप ये देखिए कि पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ योर साइकिल, लॉन्गेस्ट फेज। अब इसमें इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, हमने देखा कि अगर तो फर्टिलाइजेशन हो गई तो कंसेप्शन हो जानी है। जैसे ही एक फीमेल कंसीव करेगी तो उसके अंदर एक हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है 8CG। 8CG क्या होता है जी? 8CG होता है ह्यूमन कोरियोनिक गुनैडोट्रोपिन, जो फीमेल की बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है, वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है? जैसे अगर प्रेगनेंसी हो जाए, कंडीशन हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो फर्टिलाइजेशन हो गई, जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो प्लेसेंटा। अब जो प्लेसेंटा है ना, ये क्या करता है जी? ये हार्मोन रिलीज करता है प्लेसेंटल लैक्टोजन, साथ में ये रिलीज करना शुरू हो जाता है जी प्रोजेस्टेरोन। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो प्राइमरी सोर्स होता है ना प्रोजेस्टेरोन का, वो कॉर्पस ल्यूटियम है। लेकिन जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है उधर जो प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट होती है वो कम सिक्रीट हो रही होती है। वंस जब प्लेसेंटा एस्टेब्लिश हो जाता है,
एंडोमेट्रियम के साथ पूरा ये जो है वो प्लेसेंटा अंदर की तरफ बन गया है, जिसके अंदर आके बेबी की डेवलपमेंट होनी है। तो ये बजाते खुद प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करने लगता है। तो मेजर सोर्स जो होता है वो क्या होता है, ये सेकेंडरी होता है, यानी कॉर्पस ल्यूटियम के बाद ये सिक्रीट करना शुरू करता है प्रोजेस्टेरोन को, लेकिन है ये मेजर सोर्स। अब यहां पर क्या होगा, सिंपली ये जो प्लेसेंटल लैक्टोजन है ये एक मजीद हार्मोन है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन को LTH भी कहते हैं। ये आ रहा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसके साथ मिलके साथ ही ना मेमरी ग्लैंड्स को प्रिपेयर करना शुरू कर देता है फॉर मिल्क प्रोडक्शन। प्लेसेंटा से जो प्रोजेस्टेरोन आ रहा है दैट मेंटेन्स प्रेगनेंसी, वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है थ्रू आउट गेस्टेशन पीरियड। जो भी 9 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड है उसमें ये इसको मेंटेन करता है। अगर इसकी सिक्रीशन में कोई भी कमी आती है तो इट रिजल्ट्स इन प्री मेच्योर बर्थ, या प्लेसेंटा टूट जाता है, जो प्लेसेंटा है वो मेंटेन नहीं रह पाता, तो इससे मिसकैरेज, प्री मेच्योर बर्थ के चांसेस होते हैं। मोर ओवर ना इसके अंदर एक एमनियोटिक सैक भी होता है। एमनियोटिक सैक होता है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम कहते हैं जी एमनियोटिक फ्लूइड। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ना ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, बम्प्स एंड जोल्ट से बचाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। व्हाट इफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक प्लेस, डज नॉट टेक प्लेस? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या होगा जी, क्वेश्चन ये है। फर्टिलाइजेशन हर बार तो नहीं होनी, अगर होगी तो चले प्रेगनेंसी हो गई। व्हाट इफ फर्टिलाइजेशन डजंट टेक प्लेस? तो जी बच्चे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो लास्ट फेज जो आएगी दैट वुड बी मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा कि सिंपली अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है वो रिग्रेस होना शुरू हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेसेस, वो रिग्रेस हो गई, श्रिंक हो गई। प्रोजेस्टेरोन डिक्लाइंस, जो प्रोजेस्टेरोन है उसने कम हो जाना है, उसने डिक्लाइन हो जाना है। जब प्रोजेस्टेरोन डिक्लाइन हुआ तो उसका जो स्पॉन्जी एंडोमेट्रियम पे इफेक्ट था वो खत्म हो जाएगा, वो सारी टूट जाएगी। क्या होगा, जैसे ये डिक्लाइन हुआ तो इफेक्ट जो था इसका ऑन मेंटेनिंग स्पॉन्जी एंडोमेट्रियम, जो इतनी थिक लेयर्स एस्टेब्लिश हुई थी एंडोमेट्रियम के साथ जिनमें ढेरों ब्लड वेसल्स थी, वो इफेक्ट जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड, खत्म हो जाएगा। क्या होगा, वो सारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो इतनी मोटी लेयर एस्टेब्लिश हुई थी प्रेगनेंसी की तैयारी के लिए, जिसको हम एक्चुअली में स्ट्रेटम फंक्शनैलिस भी कहते हैं, वो पूरी एक लेयर स्ट्रेटम फंक्शनैलिस वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, ब्रेक्स टूटना शुरू हो जाएगी। प्रोजेस्टेरोन में जैसे ही कमी आएगी ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, इसको हार्मोन ऑफ लव भी कहते हैं, सोशल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। एमसीक्यू आया हुआ है, विच हार्मोन इज इन्वॉल्व इन सोशल बॉन्डिंग एंड लव, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ने आना है, ठीक है, और ऑक्सीटोसिन ने क्या करना है, ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से आता है, और ये क्या करेगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ये यूटेराइन वॉल की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि जो ये लेयर है टूट रही है वो उससे सेपरेट हो जाए। सेपरेट होने के बाद वो सारे सेल्स की लेयर्स, वो सारी ब्लड वेसल टूट जाएंगी एंड इट विल रिजल्ट इन ब्लीडिंग, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। सारा कुछ जो है दैट वुड बी रिलीज्ड आउट। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7 डेज लगते हैं इस फेज में। नॉर्मली हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट ही इसी फेज से करते हैं, हम इसको फर्स्ट फेज कंसीडर करते हैं कि मेंस्ट्रुअल के बाद फिर फॉलिकुलर फेज, फिर ओव्यूलेटरी फेज और फिर सिक्रीटरी फेज। अब जो बातें कुछ इंपॉर्टेंट हैं इस साइकिल में, ये ब्रेक हो गई। कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली ये 28 डेज का साइकिल है, लेकिन इफ यू आर इमोशनली डिस्टर्ब्ड, एंजाइटी है, या आपने खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, आपको मैल नरिशमेंट है, तो ये साइकिल के डेज फ्लक्चुएट कर सकते हैं, कुड बी लेस कुड बी मोर, ठीक है, और उसके अंदर वी नीड सम मेडिकल अटेंशन। अब बात होती है, आपने ना कुछ चीजें याद रखनी है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो क्या है अगर हम देख लें तो जी सिंपली पहली बात आपने याद रखना है कि जो एलएच की सिक्रीशन है ना, एलएच की पीक किस फेज के दौरान होती है,
तो ओव्यूलेटरी फेज के दौरान LH जो हार्मोन है ना, वो सर्ज होता है उसका, वो बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है। इसी तरह एस्ट्रोजन की पीक आपको किस में मिलती है? तो एस्ट्रोजन की पीक आपको मिलती है नॉर्मली फॉलिकुलर फेज में, जिसको आप यूट्रस के अंदर प्रोलिफरेटिव फेज का नाम देते हैं। तो एकदम ये काफी अमाउंट में रिलीज होता है, उसके बाद भी ये रिलीज होता है, सिक्रीटरी फेज में भी ये रिलीज हो रहा होता है, लेकिन इसका सर्ज प्रोलिफरेटिव फेज में होता है। और प्रोजेस्टेरॉन का सर्ज यानी कि वो सबसे ज्यादा किस फेज में रिलीज होगा? तो वो सबसे ज्यादा रिलीज होगा सिक्रीटरी फेज में। तो ये आपने बातें याद रखनी है। और FSH का सर्ज नहीं होता, वो लिटिल क्वांटिटी में रिलीज होता है जब भी एग डेवलपमेंट स्टार्ट होनी है। हर मेंस्ट्रुएशन फेज के बाद FSH रिलीज होता है। तो ये आपने याद रख लेने हैं कि पीक्स कौन कौन सी हैं। लेट सपोज अगर हमारे पास ये मेंस्ट्रुअल फेज है और ये हमारे पास प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज है, ये हमारे पास ओव्यूलेटरी फेज है और ये हमारे पास सिक्रीटरी या ल्यूटल फेज है। तो हम देखते हैं कि जो ओव्यूलेटरी फेज है उसमें सर्ज होता है जी LH का, ये LH आ गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं प्रोजेस्टेरॉन का, येलो से देख लेते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन का सर्ज मिलता है आपको ये वाली फेज में, सिक्रीटरी फेज के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का। और एस्ट्रोजन का कब मिलता है जी आपको सर्ज? तो वो मिलता है आपको ये प्रोलिफरेटिव फेज में मेनली, लेकिन उसके बाद ये सिक्रीटरी फेज में भी सिक्रीट हो रहा होता है। तो ये एस्ट्रोजन के लिए, ठीक है, ये आपने याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्लियर करती हूँ दोबारा, जो बार बार मैं बोल रही थी ना यूटेराइन, ये यूटेराइन फेज है, ये ओवेरियन फेज है, इसको ना दोबारा एक बार देखते हैं। ये देखिए, हमने कहा था कि दो साइकिल्स कोइंसाइड कर रहे हैं, ये समझे ओवेरियन साइकिल है और ये यूटेराइन साइकिल है, और कलेक्टिवली हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल बनता है। अब देखें, ओवेरियन साइकिल में ना जो सबसे पहली फेज होती है वो हमारे पास होती है, ओवेरियन साइकिल में जी सबसे पहली फेज होती है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज ओवेरियन साइकिल में, इसमें दूसरी फेज मतलब फॉलिकल्स की राइपनिंग होती है, मियोसिस होती है, एग बनता है। फिर इसमें आती है ओव्यूलेटरी फेज के जी निकल जाता है एग बाहर। फिर इसमें आती है ल्यूटियल फेज के जिन फॉलिकल्स के अंदर से एग निकला है ना, वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाते हैं जो कि प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। ये 3 फेजेस हैं। यूटेराइन फेज पे आ जाएं। यूटेराइन फेज की पहली फेज है जी मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें सारा कुछ जो बना था वो टूट गया, मेंस्ट्रुअल फेज है, क्योंकि बुक में इसको मेंस्ट्रुअल फेज से ही आगाज करते हैं। इसकी दूसरी फेज है जब यूट्रस के अंदर चल रहा होता है, जब आपके पास ओवरी में फॉलिकुलर फेज चल रही होती है, उसी वक्त बिल्कुल प्रोलिफरेटिव फेज चल रही होती है यूट्रस में। तो ये आ गई प्रोलिफरेटिव फेज। जब ओव्यूलेटरी फेज आती है ना ओवरी में, उस वक्त यहाँ पर कोई खातिर ख्वाह चेंज नहीं आता। और जब ल्यूटियल फेज चलती है ओवरी में, उस वक्त चल रही होती है यहाँ पर सिक्रीटरी फेज। तो यहाँ पर हमने देखना है मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस को, टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस को एक टाइम फ्रेम में। तो पहली फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल की हो गई यही वाली मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। दूसरी फेज हो गई मेंस्ट्रुअल साइकिल की ओवरी में फॉलिकुलर और यूट्रस में प्रोलिफरेटिव, एक साथ चल रहे हैं तो हम इनको काउंट करेंगे 1 फेज फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तीसरी यहाँ पर फेज हो गई ओव्यूलेटरी फेज, और फोर्थ यहाँ पर फेज हो गई ल्यूटियल या सिक्रीटरी फेज। तो टोटल 4 फेजेस। आपने ये याद रखना है कि जिस वक्त ओवरी में फॉलिकुलर फेज चल रही है, उस वक्त यहाँ पर कौन सी फेज चल रही है, ओव्यूलेटरी फेज के पैरेलल यूटेराइन साइकिल के अंदर क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली ये देखिए, फीमेल्स के अंदर हॉर्मोन्स की इतनी फ्लक्चुएशन है, बहुत ज्यादा इन कंपैरेटिव टू मेल, जहां पर कंसिस्टेंटली एक ही हार्मोन रिलीज हो रहा है। तो सिंपली बेटे अगर हम इसको देखें कि यहाँ पर जैसे जैसे एग का प्रोडक्शन का अमल स्टार्ट होता है और जो एग है वो रिलीज होता है यहाँ पर, ठीक है, और ये एग रिलीज करने के बाद जो हमारे पास थी कॉर्पस ल्यूटियम, वो एक येलोइश से ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है, और वो जो है वो रिग्रेस हो जाता है अगर फर्टिलाइजेशन ना हो। ये ओवेरियन साइकिल में जब चल रहा होता है ना बच्चे, तो उस वक्त ये यूटेराइन वॉल में भी देखें वो थिक होना शुरू हो गई है, वो थिक हो रही है, वो थिक हो रही है, वो थिक हो रही है। जब एग रिलीज हुआ है वो मैक्सिमम थिक है,
लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई और कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो गई तो उसकी थिकनेस अगेन देखें कि बिल्कुल डिक्लाइन हो गई। तो ये कोइंसाइड कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ। जो ओवरी में चेंजेस आ रहे हैं अगर हम देखें तो सिंपली ये ओवेरियन चेंजेस आ रहे थे, ओवेरियन साइकिल चल रहा था और यहाँ पर उसकी तैयारी चल रही थी, जहां पर एग प्रोड्यूस हो रहा था ओवरी में, वहां उसको इम्प्लांटेशन के लिए तैयार किया जा रहा था। तो दिस इज होल मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये आपने कंप्लीटली अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है। इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डू आस्क मी। अब हम डिस्कस करेंगे इसके एमसीक्यूज जो कि पास पेपर में आ चुके हैं। लेट्स डिस्कस नाउ एमसीक्यूज ताकि हमें पता लगे, हम एवेल्युएट कर सकें खुद को। अब ना हम लास्ट में डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज ताकि हमें पता चले कि जो हमने लेक्चर पढ़ा है हम उसकी बेस पे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। आपने आंसर्स बताने हैं पहले, तो साथ साथ हम डिस्कस भी करते हैं। देखिए, ईच ह्यूमन टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लोब्यूल्स। तो हम पढ़ चुके हैं कि 25 to 30 लोब्यूल्स ईच टेस्टिस में मौजूद होते हैं, जिनमें 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। ये यूएचएस एमडीकेट 2022 में एमसीक्यू पूछा जा चुका है, तो हमें ये आता था, हमने किया। Which cells in human males are responsible for the release of testosterone? जी बच्चे आप बताएं जल्दी से। तो बेसिकली हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि लेडिक सेल्स, जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक हो गया, तो ये भी हमें आता था, आंसर ठीक निकला। नेक्स्ट, fluid secreted by Sertoli cells provide a liquid medium protection and nourishment to 2024 में आया 2 जी oocyte sperms polar body या spermatogonia। तो सिंपली सर्टोली सेल्स क्या करते हैं जी, सपोर्ट एंड नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्म्स को ताकि वो मेंटेन रह सकें, वो सरवाइव कर सके। स्पर्मेटोगोनिया तो सेल्स हैं जो डिवाइड करेंगे टू फॉर्म स्पर्म्स। तो जी ये भी हमें आता था। अच्छा, द मेन फंक्शन ऑफ एपिडिडमस इज टू ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स, कनेक्ट विद द यूरिथ्रा, प्रोड्यूस सीमन या होल्ड प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। सो वी नो कि ये डक्ट सिस्टम का पार्ट है और ये ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म्स को आगे टुवर्ड्स वास डेफरेंस। इसके अलावा यहाँ पर स्पर्म्स मैच्योर भी होते हैं, लेकिन मैच्योरेशन का ऑप्शन गिवन नहीं था, तो हमारे पास बेस्ट चॉइस जो थी वो हमने चूज कर ली। The immediate next stage of spermatogonia differentiation is, तो हमने पढ़ा है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो डिफरेंशिएट होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। डिटेल में पढ़ा कि माइटोसिस और मियोसिस के बगैर स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी क्या होते हैं जी, डिफरेंशिएट हो जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। देन ये हम स्किप करते हैं, 2023 में भी एमसीक्यू आया। The function of hyaluronidase enzyme is, तो penetration of sperm into ovum, entry of sperm into vaginal tube, entry of sperm into fallopian tube या inactivation of sperms after failure to fertilize। तो डिटेल में हमने देखा ये पैक्ड होता है एक्रोसोम में और ये हेल्प करता है स्पर्म को पेनिट्रेंस में एग के अंदर। 2023 में एमसीक्यू आया हुआ है जी, विथ स्मॉल pear shaped muscular distensible sac like organ। जी बच्चे एमसीक्यू है, a fertilized ovum is implanted and undergoes further development in the ovary, uterus, oviduct या फिर cervix। तो we already know that implantation और development uterus में होती है, तो it's very evident। The corpus luteum during the female reproductive cycle produces, तो we already know कि corpus luteum जो है वो प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करती है जो प्लेसेंटा को एस्टेब्लिश करवाता है। सो वी कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन। ड्यू टू प्रोसेस ऑफ फॉलिकुलर एट्रीजिया क्या होता है, फॉलिकल्स रीच मैक्सिमम साइज, फॉलिकल्स रीजनरेट, ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेट्स या फॉलिकल स्टार्ट टू मैच्योर। तो वी ऑलरेडी नो कि एक सिर्फ डोमिनेंट फॉलिकल होती है जो ग्रो कर पाती है, बाकी की सारी डीजनरेट हो जाती हैं उन, और बेसिकली इसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रीजिया। तो फॉलिकल्स का डीजनरेट होना फॉलिकुलर एट्रीजिया है। Labor pains to expel the fetus are due to the action of oxytocin on,
तो ऑक्सीटोसिन का टारगेट मसल्स होते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि ऑक्सीटोसिन टारगेट करता है यूटेराइन मसल्स को कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें और उनसे अलहदा हो जाए सारा जो एस्टेब्लिश हुई है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। तो लेबर पेन्स में भी ये मायोमेट्रियल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है फुली, ताकि, और ये वेव्स में, हमेशा ये वेव्स में रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन वेव्स में रिलीज होता है और इसका जो स्टिमुलस है वो प्रोजेस्टेरोन की कमी है। जब प्रोजेस्टेरोन लोअर्स तो ये सिक्रीट होता है, वेव्स में रिलीज होता है और ये स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाता है यूटेराइन वॉल की मिडल लेयर को, जो मसल्स पर मुश्तमिल है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि फीटस को एक्सपेल किया जा सके आउट, टू एक्सपेल फीटस आउट, ताकि फीटस को एक्सपेल किया जाए आउट। उसके बाद ये रिलीज होता है और फिर बर्थ के बाद इट कॉजेज मिल्क इजेक्शन। ये टारगेट करता है मेमरी ग्लैंड्स के मसल्स को, उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि मिल्क इजेक्ट हो सके। मिल्क प्रोडक्शन किसने करवाई थी? प्रोलैक्टिन ने। लेकिन जो मिल्क इजेक्शन करवाता है वो कौन कराता है? बेसिकली प्रोलैक्टिन। इसके अलावा ये सोशल बॉन्डिंग, लव और इमोशनल कनेक्शन में भी रोल प्ले करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेबर पेन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ बेबी? तो हमने अभी यही किया कि दिस इज ऑक्सीटोसिन। अगेन, which hormone plays a major role in social bonding, childbirth, milk ejection and sexual reproduction? तो with no doubt that is oxytocin. A hormone produced by placenta is, दोबारा से MCQ आया है कि प्लेसेंटा जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, हमने डिटेल में देखा कि मेजर सोर्स ही ये है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। The level of LH is maximum in blood during which stage of menstrual cycle? तो अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया, जो सर्ज देखने के लिए मिलता है आपको LH का, वो ओव्यूलेशन स्टेज के दौरान मिलता है। तो ये बेटे, ये सिंपल कुछ पॉइंट्स हैं जो मेनली अगर हम इसको सबको दोबारा से रिवाइज करें तो टेस्टिस में 250 टू 300 लोब्यूल्स हैं। लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं, सर्टोरी सेल्स करते हैं स्पर्म्स को नरिश। ये हमारे लेक्चर का ओवरव्यू। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं जो मियोसिस 1 में बनाते हैं स्पर्मेटिड्स, और मियोसिस 2 जो मियोसिस 1 है उसमें बनाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और मियोसिस 2 में स्पर्मेटिड्स जो कि मैच्योर हो जाते हैं स्पर्म्स में। फिर फर्टिलाइजेशन की साइट ओविडक्ट है, यहाँ पर बेसिकली आपके पास फर्टिलाइजेशन के बाद यूट्रस में जाके क्या हो जाती है? इम्प्लांटेशन। कौन सी लेयर में इम्प्लांटेशन होती है? एंडोमेट्रियम में। फिर एलेट सर्ज किस में होता है? ओव्यूलेशन में। ये 14th डे पर होता है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के। कॉर्पस ल्यूटियम क्या बना रही होती है? प्रोजेस्टेरोन। ऑक्सीटोसिन लेबर कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करवाता है, मिल्क इजेक्शन एंड बॉन्डिंग। प्लेसेंटा सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन टू मेंटेन प्रेगनेंसी। तो ये कुछ मेन क्रक्स है बेटे, क्रक्स जो एमसीक्यूज रिपीटेडली आए हुए हैं उनका क्रक्स है कि आप इसको रिकॉल कर ले सारे मेन पॉइंट्स को।